अब कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए कंप्यूटर होगा बहुत आसान। लेके आ चुके हैं हम जो है 9th 10th के लिए कंप्यूटर, जिसमें आप और आपका बच्चा स्कोर कर सकता है 95 प्लस। हम जो है पूरी पूरी ऐसी सीरीज लेके आए हैं जिसमें कंप्यूटर को 0 टू एडवांस लेवल में बताया जाएगा। आप अगर 9-10 पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पूरी वीडियो सीरीज आ रही है, एक भी वीडियो मिस मत करिए, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थ्योरेटिकल चीज भी बताई जाएगी, जिससे आप जो है कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं, अपना 9-10 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश सहगल और आप लोग देख रहे हैं कैरियर बुक यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नए इवोल्यूशन के साथ, जहां पे आपको कंप्यूटर में 0 टू हीरो की जानकारी दी जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का वीडियो, जहां पे आप अच्छा स्कोर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्लास 9-10 के बच्चों के लिए कंप्यूटर लेके आए हैं। 90 प्लस स्कोर करेंगे। ये पूरे सीबीएसई पैटर्न पे बना हुआ है। एग्ज़ाम 27 फरवरी को है और ये पहले यूनिट का क्लास 9th के ये चैप्टर हैं, जो कि यहाँ यूनिट के वाइज आ रहे हैं। मार्क्स हैं यूनिट 1 को आज कवर किया जाएगा, पूरा सब कुछ बताया जाएगा। इसके बाद क्लास 10th का है। अगर डायरेक्टली हम क्लास 10th पे पहुँच जाएंगे, डायरेक्टली इन चीज़ों को पढ़ाने लगेंगे, तो ये लगेगा कि क्लास क्या ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब बेस ही रेडी नहीं रहेगा। ये बेस है, बेस शुरुआत हो रहा है यहाँ से, जहाँ कंप्यूटर और मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर, इनके बारे में जानकारी है, साइबर सेफ्टी के बारे में जानकारी है। उसके बाद यहाँ इंटरनेट वगैरह के बारे में अगले चैप्टर में, अगले क्लास 10th में है। तो जब तक बेसिक नहीं रहेगा तब तक ये चीज़ें बताना का मतलब ही नहीं रह जाएगा कोई। तो यहाँ हम बेसिक से सीखेंगे और जानेंगे किस तरह से कंप्यूटर काम करता है, क्या होता है कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक, कैसे आपको लिखना है, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है, कैसे 95 प्लस लेके आना है। तो बच्चा, कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे शुरुआत हुआ, कंप्यूटर बना कैसे, कंप्यूटर आया कैसे, कंप्यूटर के बारे में सोचा कैसे गया। तो बता दें, कंप्यूटर की सोच जो शुरू हुई वो अबेकस से शुरू हुई। 3000 बीसी के आसपास जो एक कैलकुलेटिंग मशीन आई, कुछ इस तरह से कैलकुलेटिंग मशीन थी। अगर ये कैलकुलेटिंग मशीन आप कहीं खेलने गए होंगे, इंडोर आउटडोर गेम खेले होंगे, तो कुछ इस तरह से ये आपको देखने को मिला होगा। ये इसको अबेकस कहते हैं। चाइना ने 3000 बीसी में इस तरह के मशीन को बनाया, इस तरह के खिलौने को बनाया, जिससे जोड़ घटाना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए काफ़ी आसान बना। और इसी पे जो है नींव रखी गई कंप्यूटर की, और कंप्यूटर का एवोल्यूशन शुरू हुआ। इसके बाद आए पास्कल, और उन्होंने बनाया अपना एक इंजन जिसका नाम दिया पास्कलाइन। और पास्कलाइन कुछ इस तरह से था जो कि जोड़ घटाना, गुणा भाग सब कुछ कर देता था। और ये जो है थोड़ा सा और इवोल्यूशन लेके आया और यहाँ पे बना ये अबेकस मशीन, और ये बना पास्कलाइन। इसके बाद आया चार्ल्स बेबेज आए, और जिन्होंने बनाया एक इंजन जो था एनालिटिकल इंजन। और इस एनालिटिकल इंजन को बनाने के बाद बन गए कंप्यूटर के फादर। और कंप्यूटर के फादर बनने से ये जो है, कहीं अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि कंप्यूटर के फादर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज हैं कंप्यूटर के फादर। और एला लवलेट बनी सबसे पहली प्रोग्रामर, जिन्होंने चार्ल्स बेबेज के बनाए हुए एनालिटिकल इंजन पे पहला प्रोग्राम लिखा, और ये पहली प्रोग्रामर बनी। तो ये है कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ है वो जो अबेकस से शुरुआत हुआ और चाइना ने बनाया। और यहाँ पे इंडिया में जीरो का आविष्कार हुआ, आर्यभट्ट ने जीरो बनाया, और जीरो पे ही कंप्यूटर जो काम करता है, जीरो और 1 पे काम करता है। तो ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया ने कुछ नहीं किया, इंडिया ने जीरो बनाया तभी तो जो है कंप्यूटर और अदर चीज़ों का आविष्कार हो सका। अगर जीरो न दिया होता भारत ने तो कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि कंप्यूटर जो है केवल जीरो और 1 समझता है। आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे, आगे जानेंगे। और ये हिस्ट्री है कंप्यूटर की हिस्ट्री है। कंप्यूटर का एवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ, अबेकस से शुरू हुआ 3000 बीसी के आसपास। एक जो है ये खिलौने टाइप में ये आया, जहाँ से जोड़ घटाना यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए गए। उसके बाद आया अबेकस बना, पास्कलाइन आए, पास्कल आए, जिन्होंने बेल्स पास्कल इनका पूरा नाम है।
उन्होंने एक मशीन बनाया जिसका नाम पास्कलाइन रखा, 1662 ईस्वी के आसपास है। और इन्होंने एक मशीन बनाया जो कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब चीज़ें कर सकता था। इसके बाद आए एनालिटिकल इंजन बनाया, चार्ल्स बेबेज है जो कि एक ऐसी मशीन बना दी जो कि कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन लेके आए और इसी पे सारे कंप्यूटर बेस्ड होने लगे। और इन्होंने इनपुट, प्रोसेस और स्टोरेज और इसके बाद आउटपुट पे काम किया और कंप्यूटर के फादर बने। और यहाँ पे लेडी एला लवलेट जिन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा और इन्होंने पहला प्रोग्राम मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा। मशीन लेवल क्या होता है? 0 और 1 के कम्बिनेशन की जो कोडिंग होती है, 0 और 1 कंप्यूटर क्या समझता है? केवल 0 और 1, और उसी पे बेस्ड इन्होंने क्या बनाया? प्रोग्राम अपना बनाया। तो ये है कंप्यूटर की एवोल्यूशन। और अब बात करते हैं कंप्यूटर की जनरेशन की। ये चीज़ें बनी, ये बहुत ही बेसिक है, ये इन्हीं चीज़ों से कंप्यूटर का जन्म हुआ है, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है। इसके बाद आया फर्स्ट जनरेशन जहाँ पे मेन मशीन कोर टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब, और यहाँ पे एक मशीन आया जो कि 2 मशीन आई, एनियाक और यूनिवैक। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से वैक्यूम ट्यूब थी जो कि 1940 के आसपास वैक्यूम ट्यूब बनाई गई, जो मेन मशीन हुआ करती थी। 1940 से 1965 के आसपास ये जो है फर्स्ट जनरेशन था। इसको कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े मशीन ये कंप्यूटर हुआ करते थे। अगर आपका रूम 10 बाई 12 का है, 12 बाई 15 का है, तो उतने बड़े जो है कंप्यूटर हुआ करते थे पहले के समय में। और यहाँ पे यूनिवैक, एनीवैक फर्स्ट कंप्यूटर बना और ये ह्यूज थे, काफ़ी बड़े, जैसे बता ना घर के बड़े के साइज़ के थे, एक्सपेंसिव थे और जनरेटर लॉट बहुत ज़्यादा गर्म थे। मशीन लैंग्वेज पे थे, 0 और 1 पे काम करते थे। इसके बाद थोड़ा सा और इवोल्यूशन हुआ और जो है कोर मशीन बनी ट्रांजिस्टर, जो 1956 से 1963 के बीच में। इसमें IBM का जन्म हो चुका था और IBM ने लॉन्च कर दिया था अपना IBM 7094 का सीरीज़ का अपना कंप्यूटर जो है IBM ने लॉन्च कर दिया था। ये पूरा जो ये आपको दिखा रहे हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, घबराइए मत। अब जो है ये पूरा देखिए क्या कुछ लिखना है, कैसे लिखना है, क्या है समझिए फिलहाल। और अब जो है नोट्स बनाना है तो हम जो है वीडियो को आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसको लिखिए। जो सेकेंड जनरेशन था 1956 से 1963 के बीच में, ट्रांजिस्टर मेन कोर थी, मेन डिवाइस थी। और ये सवाल पूछता है कि सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था। इसके साथ साथ ये आ सकता है कोर मशीन कौन सी थी? ट्रांजिस्टर थी। और इसमें IBM का जन्म हो चुका था, IBM ने अपना कंप्यूटर लॉन्च किया था IBM 7094। और इसलिए थोड़ा सा ये फर्स्ट जनरेशन से थोड़े से छोटे हो गए थे और फास्ट हो गए थे, चीपर हो चुके थे, वैक्यूम ट्यूब उसके स्थान पे हट चुके थे और असेंबली लैंग्वेज आ चुकी थी। असेंबली लैंग्वेज क्या है? यहाँ पे ये भी जनरल इंग्लिश नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें मशीनरी बात होती है। वहाँ पे निमोनिक्स, मेमोनिक्स का यूज होता है, जैसे कि एडिशन के लिए ऐड लिखा जाएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए सब लिखा जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए मक्स लिखा जाएगा। तो कुछ ऐसे इस्तेमाल किए गए थे जो कि असेंबली लैंग्वेज थे। ये जनरल इंग्लिश नहीं था, जैकि जो हम जनरल इंग्लिश पढ़ते हैं समझते हैं, जैसे कि जनरल इंग्लिश में लिखा हुआ ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये ऐसी लैंग्वेज नहीं थी। ये जो है मशीन के आसपास की एक लैंग्वेज थी जिसको असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। मशीन कंप्लीट मशीन लैंग्वेज भी नहीं थी। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 को मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद आया हमारा थर्ड जनरेशन, जहाँ पे जो है कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूट हुआ और यहाँ पे भी IBM ने अपना 360 अपना कंप्यूटर लॉन्च किया और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गया, IC सर्किट आ गया, IC चिप आ गया। और IC चिप की वजह से जो हम जो है टैबलेट, मोबाइल ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, ईयरफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब कुछ एवोल्यूशन किसकी वजह से आया है? इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से आया है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में, और यहाँ पे कंडक्टर भी पढ़े होंगे। तो ये फिजिक्स की जो डिवाइसेस है उनकी वजह से जो है कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूट हुआ और जो है कुछ जो है ऐसी डिवाइसेस बन के आने लगी। जो ये 1964 से 1971 के बीच में इनकी सीरीज चली। इनका ये टाइम पीरियड था सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का। और थर्ड जनरेशन में पूछ लेता है आपसे सवाल, थर्ड जनरेशन का टाइम क्या था, कोर टेक्नोलॉजी क्या थी, क्या इसमें आया था? तो यहाँ पे आया था इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसमें जो कंप्यूटर आए थे वो IBM 360 आया था। इसमें कीबोर्ड आ चुके थे, मॉनिटर आ गए थे, इसके बाद इस ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गए थे। देखिए यहाँ पर कुछ जो है एग्जाम्पल हमने मेंशन कर रखा है। देखिए वैक्यूम ट्यूब कुछ इस तरह से था,
था। इसके बाद यहाँ पे ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से। इसके बाद ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। AI जो है लेटेस्ट जनरेशन में है। ENIAC कंप्यूटर कुछ इस तरह से था। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये इमेजेस आप देख के कुछ समझ सकते हैं, कुछ जान सकते हैं। चलिए अगला जो है IBM थे कीबोर्ड मॉनिटर, इनके बाद OS आ गए थे। उसके बाद जो 4th जनरेशन चल रहा है, 4th जनरेशन अब तक चल रहा है। 4th और 5th जनरेशन जो अब चल रहा है 1971 से लेकर 4th जनरेशन अब चल रहा है। माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे 4th जनरेशन में। और जो CPU कहते हैं हम लोग, CPU है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, उसी को कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। और वहीं जो है ये किस चीज़ से आया है, इंटीग्रेटेड सर्किट से ही बना है, जिसे VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये बहुत ही लार्ज, काफ़ी छोटे छोटे बनने लगे। और इसी की वजह से मोबाइल फ़ोन आया, टैबलेट आए, काफ़ी छोटे छोटे डिवाइसेस आने लगी। इसमें इंटेल का जो है CPU जो है बनने लगा। इंटेल ने अपना कंप्यूटर जो है लॉन्च करने लगा। एप्पल का मैकबुक वगैरह आने लगा। और यहाँ पे GUI इंट्रोड्यूस हो चुका, पर्सनल कंप्यूटर आ चुके, और ये इंटरनेट वगैरह आ चुके, जो कि अब तक चल ही रहा है। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर में जो अभी चल रहा है उसमें AI आ गया, ULSI आ गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, रोबोट्स, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी आ गई। इसमें वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो यहाँ पे आप जो है ये चीज़ कोर के साथ साथ हम जो है आप हमसे जुड़ते हैं तो क्या कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। देखिए जैसे कि ये टाइपिंग पोर्टल ये बने, पूरे टाइपिंग पोर्टल बना लिया है आपके लिए। आज जल्दी आप हमसे कंटिन्यू करते हैं तो ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी किस तरह से आप जो है ये बना सकते हैं कि टाइपिंग करिए और जो है टाइपिंग में अपना टाइपिंग का खुद का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर में जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मैंने एक प्रिपरेशन किया था और जो है मैंने खुद का अपना टाइपिंग पोर्टल बना लिया। ये भी टेक्नोलॉजी से बनाया, PHP, जावास्क्रिप्ट, पाइथन का इस्तेमाल करके। देखिए की को प्रेस कर रहा है, यहाँ पर टाइमिंग स्पीड दिखा रहा है। तो आगे चल के आपको सीखने को मिलेगा। पहले बच्चा एग्ज़ाम तो क्लियर कर लो, एग्ज़ाम आ रहा है उसको देखो, क्लियर करो, फिर जो है हम जो है बात करेंगे इस पर। और ये देखो खुद की अपनी वेबसाइट वगैरह, जहाँ पे हम जो है कुछ ऐसी वेबसाइट बनाना सीखेंगे। पहले एग्ज़ाम क्लियर करो, इसके बाद जो है हम कुछ ऐसी भी चीज़ें बनाना सीखेंगे जहाँ पे कुछ कैसे यूट्यूब से डेटा को फैच किया जाए, API क्या होती है, इन सब चीज़ों को सीखेंगे। पहले एग्ज़ाम क्लियर करो और देखो इसके बाद हम गेम भी बनाना सीखेंगे, किस तरह से हम जो है गेम बनाते हैं। देखिए कार्ड का गेम है, तो ऐसे बहुत ढेर सारे हम गेम बनाएंगे जिससे हम जो है कार्ड का गेम बनाना हो गया, और भी चीज़ें खेलना सीखेंगे, किस तरह से हम जो है कंप्यूटर पर अच्छा गेम कर बना सकते हैं। ये पाइथन से बना हुआ गेम है तो हम गेम भी बनाना सीखेंगे, और भी चीज़ें यहाँ सीखेंगे। इसके साथ साथ ऐसे एग्ज़ाम पोर्टल भी बनाना हम सीखेंगे। एग्ज़ाम कैसे कराते हैं, कैसे कंडक्ट होता है, जो एग्ज़ाम हो रहा है कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। और ये पूरा ये पोर्टल हम बनाना सीखेंगे। फिलहाल आप एग्ज़ाम क्लियर करिए और हमारे साथ जुड़िए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके अपने और मित्रों दोस्तों के साथ, और आप जो अगर देख रहे हैं, आप पेरेंट्स हैं, आपका कोई बच्चा क्लास 9th 10th 11th में है, कंप्यूटर में मात खा रहा है, कंप्यूटर में स्कोर नहीं आ रहा है, कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहता है, कंप्यूटर लिया हुआ है, लैपटॉप ले लिया है, लेकिन कुछ इन्वेंट नहीं कर रहा है, कुछ ऐसी वेबसाइटों पर विजिट कर रहा है जहां आप उसको नहीं जाना चाहिए, तो वो चीज़ें आपको बताएंगे किस तरह से आप बच्चे को रोक सकते हैं, बच्चे के पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हैं। बच्चा उन चीज़ों को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, वो चीज़ें हम जो है डिस्कस करेंगे, बताएंगे, और जो है बच्चे को भी इन्फॉर्मेशन देंगे कि वो चाह के भी जब अपने पेरेंट्स में इन्फॉर्मेशन जाएगी, अगर कुछ ऐसी चीज़ें वो वॉच करता है, कुछ देखता है, तो उसके लिए भी बने रहिए हमारे साथ। और जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ जो है चीज़ें हम जो है डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे हम जो है ये देख सकते हैं, कुछ जो है हमने इमेज वगैरह यहाँ डिस्कस कर लिया, क्या है यहाँ पे AI वगैरह देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, कुछ इस तरह से। ये था हमारा अबेकस था, ये हमारा पास्कलाइन था, ये हमारा एनालिटिकल इंजन था। इसके बाद कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। कंप्यूटर जो है एक मशीन है, कंप्यूटर ज़्यादा कुछ नहीं समझता, कंप्यूटर केवल 0 और 1 समझता है। कंप्यूटर को अगर हम जो है इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, देखिए कंप्यूटर व्हाट द कंप्यूटर सिस्टम, अगर आपसे पूछता है कंप्यूटर सिस्टम क्या है, ए कंप्यूटर इज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट इंस्ट्रक्शन, इज फंक्शन इज IPO सर्किल। ये इसकी सर्किल है, अगर हम इसको इनपुट देंगे तो प्रोसेस करेगा, देन ये आउटपुट जनरेट करेगा। ये है डेटा क्या होता है। देखिए आप डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में ये बात की गई है, कंप्यूटर के डेटा पे ही काम करता है। जब हम इनपुट देते हैं तो डेटा देते हैं। रॉ फैक्ट एंड
फिगर होता है, जैसे राहुल 95 मैथ हैज़ नो मीनिंग अलोंग, अगर ये अलग अलग है तो कोई एक साथ है तो राहुल, हाँ किसी बच्चे का नाम होगा, उसका मैथ लिखा है, 95 है, क्या है। लेकिन अगर इसे हम जो है किसी सब्जेक्ट को लेके बात करें, एक जो है सर्कुलर फॉर्म देते हैं, एक जो है हम इसको मैथमेटिकल ग्रामेटिकल इसको कन्वर्ट करती हैं, तो राहुल इसको 95 इन मैथ्स, ये मीनिंग दे रहा है, लेकिन ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। तो ये भी डेटा है, लेकिन जो मीनिंग दे डेटा उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ऐसा डेटा जिसकी कुछ मीनिंग निकल के आया, कुछ मीनिंग बनाया, कुछ जो है मीनिंग दे, तो वो जो डेटा कहलाता है वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। और जो डेटा कोई मीनिंग न दे, कोई बस ऐसे ही पढ़ा हुआ है, बस इंडिविजुअल पढ़ा हुआ है, राहुल अलग मीनिंग दे रहा है, 95 अलग दे रहा है, मैथ्स अलग दे रहा है, ये कंबाइन करने पे कोई सेंस नहीं निकल रहा है, कोई सेंस नहीं निकल रहा है, डेटा है कोई सेंस नहीं निकल रहा है। और ये डेटा है, ये रॉ फैक्ट है, और कंप्यूटर रॉ फैक्ट को कन्वर्ट करता है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। जब हम इसमें रॉ फैक्ट देते हैं, इनपुट देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई रॉ फैक्ट देते हैं, उसको प्रोसेस करता है, देन उसको आउटपुट जनरेट करता है। जैसे हमने इसको दिया, एक प्रोग्राम बनाया कि भाई साहब हम जो कुछ दे रहे हैं, कुछ इसको दे रहे हैं, नहीं राहुल 95 मार्क्स हमने इनपुट किया और सीपीयू ने इसको प्रोसेस किया, कंप्यूटर ने इसको प्रोसेस किया और कन्वर्ट कर दिया, राहुल स्कोर 95 इन मैथ। ये हमने प्रोग्राम बनाया, तो ये हमने डेटा इनपुट किया और उसको प्रोग्राम करके आउटपुट हमें जनरेट कर दिया। तो ये कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या है, आगे भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक क्या होती है, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में स्पीड क्या होती है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्या इसकी करैक्टरिस्टिक होती है। तो ये है कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक, स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, डायलिसिस होते हैं, वर्सैटिलिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, रिलायबिलिटी, नो हेडेस, कोई इसमें आईक्यू नहीं होता। लेकिन आज के समय में, अगर आज के समय की बात करें तो जब से एआई आ गया है तो इसमें आईक्यू लेवल भी थोड़ा सा इन्हेंस हो रहा है। आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, लेटेस्ट एआई आ गई है, ये सब कुछ जो बना हुआ है, सब ये जो है मैक्सिमम जो एआई बने हैं वो पाइथन बेस्ड बने हैं। तो यानी पाइथन आपके कोर्स में इसी वजह से आया है कि पाइथन आप सीखें तो कुछ नया इन्वेंट करें, कुछ नया बनाएं। और यहाँ पे कंप्यूटर वर्क करता है नैनो सेकंड में, एक क्लिक में आप जो है नैनो सेकंड में कंप्यूटर काम करता है। और जो मॉडर्न सीपीयू की स्पीड होती है गीगाहर्ट्ज़ होती है, जो कि बिलियन क्लिक पर सेकंड। अगर सीपीयू अगर बात करें कि सुपर कंप्यूटर की चाहेंगे तो वो जो है और भी तेज़ी से काम करता है। तो यहाँ पे ये मेंशन हमने कर लिया है, देख ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कंप्यूटर वर्क्स एट नैनो सेकंड स्पीड, ए मॉडर्न सीपीयू रन्स एट गीगाहर्ट्ज़ बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड। एक्यूरेसी क्या होती है, कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक, कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं करता। आप अगर उसे गलत इनपुट देंगे तो गलत आउटपुट देगा। अगर आपको चाहिए कि 2 and 3 का मल्टीप्लाई 6 हो तो आपको 2 and 3 देना पड़ेगा, 2 and 3 का इनपुट देना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको मल्टीप्लाई का सिंबल देना पड़ेगा कि हमें मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर में अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 2 and 3 को, 2 and 3 के साथ मल्टीप्लाई का सिंबल आप देंगे तभी उसको मल्टीप्लाई करेगा। अदरवाइज वहाँ पर आप माइनस प्रेस करते हैं, डिवाइड प्रेस करते हैं, तो उस तरह से वो उसका आउटपुट जनरेट करेगा। जो इनपुट देंगे उसी हिसाब से वो आउटपुट जनरेट करता है। तो इसी को बोलते हैं GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा हम इनपुट देंगे वैसा हम आउटपुट पाएंगे। ये होता है हमारे कंप्यूटर का। कंप्यूटर एक्यूरेट देता है, जो इनपुट देंगे वही आउटपुट देगा, अपने मन से कुछ नहीं करता है। इसको बनाया गया है कंप्यूटर, ये ह्यूमन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, ह्यूमन जो बोलेगा वही कंप्यूटर करता है। अब यहाँ पे अगर ये पॉइंट लिखने के बोल दिया जाए कि डिलेजेस क्या होता है, ये चीज़ें लिखने की बोल जाती है। कंप्यूटर इज़ ए फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल लॉग आप द कमेंट फिगर, ये चीज़ें आप जो है ये चीज़ें आप यहाँ पे देख के लिख सकते हैं। वर्सैटिलिटी क्या होती है, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। मल्टीटास्किंग कर सकते हैं आप, जो है टाइपिंग कर रहे हैं, गाना देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। अभी जो है मूवी की बात करें तभी जो है धुरंधर मूवी आई थी, वो अगर आप देख रहे हैं उसके साथ साथ आप टाइपिंग कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग है। लेकिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम का टाइमिंग आ चुका है, आपको ये मल्टीटास्किंग अभी मत करिए। आप जो है फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे, अपने स्टडी पे। आप जो है वीडियो को पॉज करके अपना ये कंप्यूटर करैक्टरिस्टिक का आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। स्पीड लिख सकते हैं, एक्यूरेसी लिख सकते हैं, डिलेजेस लिख सकते हैं, वर्सैटिलिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, रिलायबिलिटी, ये चीज़ें आप जो है लिख के आप अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। अगर आता है आपके एग्जाम में कि कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक लिखो बच्चा, तो आप जो है ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ रहे हैं हम। जो है कंप्यूटर कैपेसिटी क्या
डिवाइस कैन स्टोर टीबी बीबी आप जो है हार्ड डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि आप जो है मल्टीपल बहुत से ज़्यादा स्टोरेज रख सकते हैं। होता नहीं है कि मेरे टैब में 10 GB है, 15 GB है, या फिर मेरे कंप्यूटर में 2 TB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है। तो ये जो है स्टोरेज कैपेसिटी के आगे हम जो स्टोरेज कैपेसिटी आपके सिलेबस में है उसको हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर करेक्शन की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। रिलायबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ये लाइन वगैरह से चलता है, ये चीज़ें आप जानते हो। ये IQ लेवल की बात बताई दिया कि आजकल के कंप्यूटर जो है AI आने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा इन्हेंस हो रहे हैं। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी आपको बता दे रहा हूँ बच्चा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी इन्हेंस हो रहा है, लेकिन पब्लिकली किया नहीं गया है। AI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा रहा है। AI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप कमांड दोगे कि ओपन हो जाओ सिस्टम, तो वो ओपन हो जाएगा, अपने आप चीज़ें को करेगा। वो AI बेस्ड बनने वाला है, बन रहा है। ऐसे बहुत से जो है कंपनियां इस बना चुकी हैं, लेकिन पब्लिकली उसको लाई नहीं है। और विंडोज़ भी इस पे काम कर रहा है। विंडोज़ 11 आ चुका है, विंडोज़ 12 आएगा, तो उसमें कुछ AI की चीज़ें इन्हेंस रहेंगी, AI चीज़ें उसमें इनबिल्ड मिल जाएंगी। तो CPU का आर्किटेक्चर की बात करें, जो CPU है मेन कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, और जो है यही किसी कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है CPU। और CPU में क्या होता है, CPU की बात करें, CPU का आर्किटेक्चर अगर आता है, CPU आर्किटेक्चर लिखो तो आप जो है ऐसा फिगर बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। अच्छा स्कोरिंग आप कर सकते हैं। CPU का आर्किटेक्चर बनाते हैं कि इसमें 3 पार्ट होते हैं। मेमोरी यूनिट होता है जिसको आप जो है ये बोलते हैं रजिस्टर कहलाता है। कंट्रोल यूनिट CU कहलाता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU क्या काम करता है कि मान लीजिए ये जो इनपुट है, ये जो है हम माउस घुमा रहे हैं, हम जो है CPU को कमांड दे रहे हैं कि मेरे माउस को एक्सेस करो, क्लिक करो, तो वो कमांड जो दे रहा है CPU को, जो CPU जो है ये माउस को जो कमांड दे रहा है, इस माउस को जो कमांड दे रहा है वो कौन दे रहा है, CU दे रहा है। CU कंट्रोल कर रहा है भाई कि हम जो है घुमा रहे हैं तो इसको घुमाओ, या क्लिक कर रहे हैं तो इसको क्लिक करो, कंट्रोल कर रहा है। और ALU का काम करता है, जो हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं कंप्यूटर में, वो सारी चीज़ें होती हैं ALU से होती हैं। ALU में लॉजिक पार्ट होता है, लॉजिकल सेक्शन होते हैं कंप्यूटर का, तो ये जो है ALU सारा काम उसका लॉजिकल सेक्शन करता है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और इनपुट देंगे तो ये चीज़ें CPU में ये चीज़ें प्रोसेस होती हैं। सबसे तेज़ जो मेमोरी होती है खुद के CPU के अंदर होती है, जिसको रजिस्टर कहते हैं, और ये प्राइमरी मेमोरी है। एक CPU के अंदर मेमोरी ये होल्ड करती है, जिसको रजिस्टर कहते हैं। आगे है इसमें जो कि हम जो है डिस्कस करेंगे। CPU का आर्किटेक्चर आगे भी डिस्कस किया जाएगा, सबसे तेज़ मेमोरी में हम जो है डिस्कस करेंगे। अब आगे देखें CPU के और भी डिटेल कंपोनेंट की बात करें। इस कंपोनेंट को डिस्क्राइब किया गया। ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक इसकी फुल फॉर्म होती है। अर्थमेटिक सेक्शन इसमें परफॉर्म होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारे इससे परफॉर्म होते हैं। लॉजिकल सेक्शन में परफॉर्म करता है, जैसे कि एंड और नॉट, लॉजिकल सेक्शन काम करना हुआ, जैसे लॉजिक लगाना हुआ, कोई लॉजिक आप देते हैं तो CPU का ALU कंपोनेंट इसको काम करता है। जैसे कभी CU के बारे में हमने डिस्कस किया, तो ये चीज़ें आप लिख रहे होगे अपने एग्ज़ाम में तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप जो है, या फिर अभी चाहिए तो स्क्रीनशॉट मार लो, लिख लो, नोट्स बना लो और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लो बच्चा। देखो बच्चे, अगला सवाल अगला क्या है, CU के बारे में लिखना है। ट्रैफिक पुलिसमैन क्या है, जैसे पुलिस जो है एक चौराहे पे आप विजिट करते हो तो वहाँ पे एक जो है ट्रैफिक पुलिस होता है, जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, तो CPU में जो कंट्रोल यूनिट का ट्रैफिक पुलिस ही होता है, समझ लो कि वो वहीं काम करता है। सिग्नल को इधर भेजना, मेमोरी के पार्ट को उधर भेजना, तो यही यहाँ मेंशन किया गया है। ट्रैफिक पुलिस it does not process data, the control the flow, is decide instruction to send a signal, ALU and memory, यही काम होता है इसका। और जो सबसे तेज़ मेमोरी बात किया ना, CPU के अंदर खुद की अपनी एक मेमोरी होती है जिसको सबसे तेज़ मेमोरी कहते हैं, और ये रजिस्टर कहलाती है। और ये यहाँ पे मेंशन किया गया, देयर आर फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट लोकेटेड इनसाइड CPU, दे होल्ड डेटा करेंटली बीइंग वर्कड, एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर। ये तो रजिस्टर की आगे डिफिनेशन है, इसके और पार्ट हैं जो कि आगे आपके सिलेबस में है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे मेमोरी यूनिट आ चुकी है, मेमोरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे तेज़ मेमोरी हमने बताया नहीं, सबसे तेज़ मेमोरी CPU की अंदर होल्ड करती है, जिसको रजिस्टर बोलते हैं। सबसे तेज़ मेमोरी क्या है, रजिस्टर है, जो कि CPU के अंदर होती है।
उसके बाद कौन सी होती है, उसके बाद सबसे तेज़ होती है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी बनती कैसे है वो हम आपको बता दें। कैशे मेमोरी जो बनती है वो एक रैम के दो पार्ट होते हैं ना, रैम में दो पार्ट आते हैं, एक एस रैम एक डी रैम। तो एस रैम से जो बनता है वो कैश मेमोरी बनती है, और जो हम प्राइमरी मेमोरी रैम इस्तेमाल करते हैं वो डी रैम से बनता है। हम बार बार इसको रिफ्रेश करते हैं ना, तो जो रिफ्रेश करते हैं बच्चा, उसमें कैपेसिटर होता है, और जो कैपेसिटर होता है वो बार बार डिस्चार्ज हो जाता है। हमको उसको चार्ज करने के लिए रिफ्रेश करना पड़ता है। तो यहाँ जब रिफ्रेश करते हैं तो जो रिफ्रेश बार बार देखने एक राइट क्लिक का ऑप्शन आता है, और यहाँ पे जैसे कि हम जो है बच्चे, हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे पहुँच के बता दें, ये डेस्कटॉप है, हमको रिफ्रेश करना है, तो मुझे बार बार रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो हम जो रिफ्रेश कर रहे हैं, ये जो CPU जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में जो रैम इस्तेमाल हुआ है DDR1 या DDR2 DDR3 जो रैम इस्तेमाल हुआ है वो डी रैम इस्तेमाल हुआ है, डायनेमिक रैम इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से हमें इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, और रिफ्रेश ना करने पे स्लो चलता है। हम भी रिफ्रेश करते हैं, आपके पास भी लैपटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, या फिर लैब वगैरह में जाते हैं तो सर वगैरह क्या करते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं, तो डी रैम लगा होता है, DDR1, उसके आगे डिफिनेशन DDR1 DDR2 DDR3 कुछ ऐसा ना। तो DDR का जो फुल फॉर्म होता है बच्चा, होता है DDR का मतलब डबल डेटा रेट होता है। अगर यहाँ पे मेंशन देखो हमने कर रखा है कि ये क्या है, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो तेज़ मेमोरी होती है उसको CPU के अंदर होल्ड करती है, वो होती है रजिस्टर। इसके बाद बच्चा होती है कैश मेमोरी, जो कि कैश मेमोरी में फर्दर 3 पार्ट होते हैं, एक L1 कैश होता है, एक L2 कैश होता है, L3 कैश होता है। अगर यही बात करें कि कैश दिखाने की, तो कैश अभी हम दिखा सकते हैं आपको बच्चा, यहाँ पे हम जो है परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ देखोगे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। टास्क मैनेजर ओपन करते हैं तो जो भी कंप्यूटर में टास्क चल रहे होते हैं उस सब चीज़ों को हम जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कौन कौन सी यहाँ पे बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं। परफॉर्मेंस में आए तो यहाँ आप देख सकते हैं CPU में आए, CPU क्या काम कर रहा है, CPU में क्या चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हैं। देखो L1 कैश कितना साइज़ रखा हुआ है, L2 कैश कितना साइज़ रखा हुआ है। तो L1 कैश L2 कैश, जो L1 कैश होता है ये कैश CPU के पास है, देखो ये CPU के पास है ना ये L1 कैश। L2 कैश L3 कैश जो होता है वो CPU से बाहर होता है, ठीक है। और ये इसका मेमोरी सेक्शन में ये देखो, मेमोरी के लिए जो यहाँ पे मेमोरी, यहाँ पे स्पीड ये मेंशन की गई ना, मेमोरी क्या है कैसे है। तो यही मेमोरी जो है DDR1 की मेमोरी है। इसके बाद SSD लगा हुआ है इसमें, और भी चीज़ें यहाँ मेंशन है। CPU के ये देख सकते हैं क्या कुछ स्पीड, देखो CPU की यहाँ स्पीड भी है। इसके बाद ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप आके बच्चा अपना कंप्यूटर है तो ये परफॉर्मेंस वगैरह चेक कर सकते हो। L1 कैश देख सकते हो, L2 कैश देख सकते हो, और CPU के खुद की मेमोरी जो होती है, ये देखो ये इंटेल का इसमें लगा हुआ है, और ये कोर है CPU का, ये स्पीड है गीगाहर्ट्ज़ में। तो लाइव प्रैक्टिकल के साथ सीखोगे तो कभी भूलोगे नहीं बच्चा। चलो आगे बढ़ना है बच्चे, और जो है वीडियो को आप जो है लाइक कर दो और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दो। और जो है हमारा चैनल है, हमारा कैरियर बुक यूट्यूब चैनल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चे, ताकि तुम्हारा जो है, आपका जो है सिलेक्शन दूर न जाए, और जो है प्रैक्टिकली नॉलेज हम सीखें, ताकि ये जो चीज़ें हम आपको बताएं कि हम जो है ये चीज़ें आगे सीखेंगे। पहले एग्ज़ाम दे लो, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लो, गेम बनाना भी हम लोग सीखेंगे, किस तरह से हम गेम बनाएं, और अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ गेम खेलो, कंबाइनली गेम खेलो, पजल गेम खेलो, मैथमेटिकल गेम खेलो। ये सब चीज़ें हम जो है बनाएंगे और जानेंगे कैसे गेम बनाते हैं, स्नैक गेम, ताकि जो स्नैक गेम पहले के आपके पिताजी वगैरह अपने पिताजी के मोबाइल वगैरह में खेले होंगे, ये ऐसा गेम स्नैक गेम कहते हैं। ऐसा गेम भी बना सकते हो तुम खुद के लिए, और अच्छा सा, और खेल सकते हो, बता सकते हो, दिखा सकते हो अपने पापा को, देखो मैंने ये सीखा। तो कुछ ऐसा सीखो, कुछ अलग सीखो, कुछ यूनिक सीखो, और यहाँ पे कैरियर बुक यूट्यूब चैनल पे ही सिखाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, और जो है बच्चे वीडियो को लाइक करके अपने और मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। और यहाँ पे देखते हैं कुछ जो है चीज़ें हमारी गड़बड़ हो रही हैं, वीडियो बनाने में कुछ जो है गड़बड़ी आ रही है, तो आगे इसको इन्हेंस किया जाएगा। देखिए प्राइमरी मेमोरी में दो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी समझो कि मेन मेमोरी, वो मेमोरी जो CPU से डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है। CPU डायरेक्ट इसको कम्युनिकेट करता है, डायरेक्ट उसको से डेटा को फैच करता है, वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। सेकेंडरी मेमोरी HDD हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, डायरेक्टली CPU इसको एक्सेस नहीं करता है। वो एक्सेस जब भी इसमें डेटा एक्सेस करना होता है, उस रैम इसको एक्सेस करता है, CPU को एक्सेस नहीं करता है। तो ये प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के ही अंतर है। CPU उसको डायरेक्टली एक्सेस करता है, ये परमानेंट स्टोरेज होता है, और ये जो है टेम्परेरी स्टोरेज होता है। तो यहाँ पर रैम की बात करते हैं तो रैम का नेचर वगैरह देखेंगे। यहाँ पे ये देख लो
सबसे तेज़ जो है CPU, उसके बाद कैश, फिर प्राइमरी मेमोरी और रैम, उसके बाद सॉलिड ये सेकेंडरी स्टोरेज HDD, SSD, और ये जो है ऊपर से फास्ट है, नीचे जो है स्टोरेज स्लोएस्ट और चीपेस्ट है, और ये कॉस्टली है। ये फिगर बना देते हो अपने एग्ज़ाम में तो एग्जामिनर आपको फुल नंबर, फुल मार्क्स प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा, क्योंकि यही है हायरार्की होती है, मेमोरी की हायरार्की यही है। अगले सवाल है, देखिए अगला है ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी की बात करें, डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU। यहाँ हमने बताया ना डायरेक्टली एक्सेस करता है CPU, उसको प्राइमरी मेमोरी करते हैं, और वो जो है प्राइमरी मेमोरी में रैम आता है, रैम में वोलेटाइल नेचर होता है, टेम्प्रेरी है, डेटा लॉस हो जाता है। अगर जो है लाइट कट गई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चली गई तो डेटा को लॉस कर देगा, डेटा उसमें रहेगा नहीं। यही होता है ना कि अगर हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं, अचानक हमारा लैपटॉप बंद हो गया, CPU बंद, कंप्यूटर बंद हो गया, तो जो हम काम कर रहे होते हैं वो जो है लॉस हो जाता है, फिर से शुरू करना पड़ता है, सेव नहीं रहता। तो ये जो है, और जो है यूपीएस इसी वजह से आया है कि यूपीएस रहेगा तो हम जो काम कर रहे हैं उस काम को सेव कर सकते हैं। तो यूपीएस का कॉन्सेप्ट जो है, एक यूपीएस क्या है कि आप नहीं जानते हैं बच्चे, तो यूपीएस बता दूं कि एक तरह का इन्वर्टर समझ लो। कंप्यूटर के साथ पहले के समय में एक इन्वर्टर टाइप में एक जो है कंपोनेंट लगा आता था, जिससे क्या है कि अगर लाइट वगैरह कट जाती थी तो जो है और जो है 10 मिनट का 15 मिनट का बैकअप देता था, जिससे जो काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे होते हैं तो उसको सेव किया जाए। इस वजह से वो जो है यूपीएस आया था। इसमें देखो क्या रैम में क्या होता है, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आके इसमें चलने लगता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आके होल्ड होता है, और जो है कोई भी प्रोग्राम, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आके पहले रैम में चलता है, रैम में आता है और जो है नहीं वो रनिंग करता है। तो ये रैम की डिफिनीशन लिखना काफ़ी इनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए, और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड काफ़ी अच्छा सवाल है। और इसमें टाइप आप लिख सकते हैं, एस रैम क्या हो, स्टैटिक रैम होता है, फास्ट होता है, और कैश मेमोरी में ये बनाया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया तो एस रैम जो बना, कैश मेमोरी जो बनी होती है वो एस रैम से बनी होती है, और एस रैम का इस्तेमाल सुपर कंप्यूटर या अपर कंप्यूटर में किया जाता है। जैसे कि जहाँ अगर बैंक वगैरह कभी विजिट किए हो मम्मी पापा के साथ, तो जो बैंक में कंप्यूटर इस्तेमाल होता है वो सिंपल एक काउंटर पे जो कंप्यूटर होता है वो तो पर्सनल कंप्यूटर होता है, लेकिन वो जो डेटा जहाँ सर्वर, जहाँ पे वो सर्वर देखोगे कि एक कहीं से एक केबल आ रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे उस कंप्यूटर ये बैंक का जो सर्वर है, एक बैंक का एक सर्वर होगा, सर्वर रूम कहीं भी देखोगे बैंक में गए हो तो सर्वर रूम लिखा मिलता है, या फिर लॉकर रूम लिखा मिलता है, वहाँ पे कंप्यूटर होता है, जिस कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। उस कंप्यूटर से सारे उस जो एम्प्लॉय हैं, सभी एम्प्लॉय के कंप्यूटर कनेक्ट रहेंगे, और उस कंप्यूटर में जो भी एंट्री ये करेगा पहले उस कंप्यूटर में जाके होल्ड हो जाएगी। तो वो जो कंप्यूटर है सभी को होल्ड करता है, सभी को देता है। उस कंप्यूटर में जो रैम इस्तेमाल होगा वो ये स्टैटिक रैम इस्तेमाल होगा, और हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं घर में, जो इस कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, जो पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, उन सभी में डी रैम इस्तेमाल होता है, डायनेमिक रैम इस्तेमाल होता है। इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, और ये इस तरह के कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद रैम की बात करते हैं। रैम हमारा प्राइमरी स्टोरेज होता है, ये परमानेंट स्टोरेज है, नॉन वोलेटाइल है, परमानेंट है। अगर इसमें बायोस इस्तेमाल होते हैं, बायोस जैसे अभी कंप्यूटर ये ऑन किए तो ये डेल वगैरह, जैसे डेल का है तो डेल का लोगो आया, ये टैबलेट तुम ऑल करते हो, टैबलेट में भी रैम रोम होता है, और जो है CPU होता है। जब हम ओपन करते हैं तो कंपनी का नाम आता है, तो कंपनी का नाम जो है वो बायस की स्टार्टिंग में रहता है, तो कंपनी का नाम वगैरह आ जाता है। तो यही रैम, ये रोम में जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ मेंशन किया है मैंने, नॉन वोलेटाइल परमानेंट यूज स्टोरेज फॉर बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नीडेड फॉर बायोस, बूट फॉर कंप्यूटर, बूट के लिए इंपॉर्टेंट है, बूटिंग के लिए डाला जाता है। कंप्यूटर ख़राब भी हो जाता है ना, तब भी हम जो है ऑन करते हैं तो कंपनी का नाम आता है, तो बायोस ख़राब नहीं होता। बायोस वो परमानेंट स्टोरेज, जब तक एक बार कंप्यूटर बन गया, बायोस उसमें पड़ गया तो परमानेंट चला जाता है और रोम में जाता है। रोम का भी कई टाइप होते हैं, जैसे पी रोम परमानेंट होता है, प्रोग्रामेबल होता है, ये परमानेंट है, ये इरेज नहीं होता है। इसके बाद एक और इसका रोम आता है जिसको ईपी रोम कहते हैं, जो कि इरेज होता है, अल्ट्रा वाइड किरणों से इरेज हो जाता है। पेन ड्राइव वगैरह देखो ना आप, पेन ड्राइव वगैरह देखो ना, तो जो ईपी रोम होता है वो जो है पेन ड्राइव वगैरह का ही एक्सटेंड है। ईपी रोम जो है पेन ड्राइव वगैरह अब ईपी रोम के एक्सटेंडेड वर्जन ही है। ईपी रोम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज का फुल फॉर्म है, और
इतना अगर लिख के आते हो रैम रोम में तो बस इनफ है बच्चा। आपके एग्ज़ाम में प्राइमरी मेमोरी आया लिखने के लिए आप रैम के बारे में लिख दी कि वोलेटाइल है, डेटा डिनाइस हो जाता है, पावर ऑफ होने पे इसमें स्टोर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम रन होता है। और ये जो बना डाले हो ये स्ट्रक्चर बनाया हो रैम रजिस्टर है सबसे तेज़, फिर CPU है, फिर प्राइमरी मेमोरी है, ये बना के आ रहे हो तो काफ़ी अच्छा स्कोरिंग इसमें कर सकते हो। फिर अगला क्या है बच्चा कि यहाँ पे रोम के टाइप में कैश मेमोरी है, वेरी स्मॉल अल्ट्रा फास्ट मेमोरी होती है जो कि CPU और रैम के बीच में स्पीड अप का काम करती है, तो इससे भी अच्छा हो जाएगा। अगली बात करते हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में लिख दे, ऑक्सिलरी मेमोरी इसको बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये परमानेंट स्टोरेज काम करता है। CPU कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली द डाटा मूव फ्रॉम रैम फर्स्ट, फिर डेटा को मूव करने के लिए रैम में आता है। फर्स्ट परमानेंट स्टोरेज होता है, परमानेंट स्टोरेज करने के लिए करते हैं। CPU कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली, ये हमने बताया। मैग्नेटिक स्टोरेज में जो हार्ड डिस्क होता है मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, स्पिनिंग पैनल प्लेट्स होते हैं, हाईएस्ट कैपेसिटी होती है। GPS बस स्लोअर होता है, सस्ता होता है, स्लोअर होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टोर किए जाते हैं। आगे इसमें आपके में आगे अगले चैप्टर में मेमोरी का सेक्शन में है, तो वहाँ पे हमने जो है ये HSD और SSD के बारे में काफ़ी ब्रीफ में जानकारी दे रखी है, बता रखा है, तो उसके लिए आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करिए। तो आगे सॉलिड स्टेट ड्राइव में SSD आता है, USB फ्लैश ड्राइव आती हैं, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। तो और जो है इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, हार्ड डिस्क से ये तेज़ होता है। और सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है एक्सटेंडेड वर्जन है EEPROM का। EEPROM के अगर स्टैंडर्ड वर्जन की बात करें फ्लैश ड्राइव वगैरह की, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव ही EEPROM का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क आते हैं। पहले के समय में CD वगैरह आती थी, हम लोग जो है अपने समय मूवी देखने के लिए CD का इस्तेमाल करते थे, मूवी देखते थे। कोई लेटेस्ट मूवी आती थी तो 20-25 रुपए में मार्केट में CD मिलना शुरू हो जाता था। जैसे अभी कल के डेट में बॉर्डर आ गई और इंटरनेट पे बॉर्डर अवेलेबल हो चुका है, इसी तरह से क्या है कि मूवी लॉन्च होने पे CD में 20-30 रुपए में मार्केट में मिलना शुरू हो जाता था। इसमें इसकी क्या कैपेसिटी होती थी, 700 MB होती थी, और इसमें केवल एक ही मूवी होल्ड हो सकती है। आप ही जानते हो कि बच्चे अगर CD में 700 MB में एक मूवी की बात करें, अगर एक फुल HD मूवी देखेंगे 3 GB 4 GB 5 GB की एक मूवी लगभग हुआ करती थी, तो CD में लगभग से 720 पिक्सल की एक मूवी अट सकती है। वहीं DVD की बात करें तो 4.7 GB की होती है। अगर मूवी की बात करें कंप्लीट मूवी और 1080 की पिक्सल की हो, फुल HD पिक्सल की हो, तो एक DVD में एक ही मूवी आती थी, ठीक है। वहीं ब्लू-रे डिस्क की बात करें तो 25 GB प्लस इसमें स्टोरेज हुआ करता था। इसमें 3-4 मूवियाँ आ जाती थी और ये रीड राइट होता है। और इसमें CD में भी कई पार्ट होते हैं। कोई एक CD रोम होता है जो कि एक बार राइट कर दो और जो है परमानेंट पड़ा रहता है। तो कुछ जो है CD रोम वगैरह भी आते हैं। तो ये जो मेमोरी वाला सेक्शन है, ये जो मेमोरी के ये चीज़ें हैं, ये आगे आपके चैप्टर में है। आगे चैप्टर में जैसे कि बात करें अगले चैप्टर की, तो अगले चैप्टर में है, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या है उसका स्ट्रक्चर, क्या है, कैसे वर्किंग है। तो वो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए मेमोरी चैप्टर है, आप में देखिए मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम रोम के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए CPU कैसे काम करता है, क्या है ये रजिस्टर के बारे में, और ये कैसे इसके बारे में देखो। SSD कुछ ऐसा होता है, SSD पेन ड्राइव, CD DVD कुछ ऐसे है, तो हमने यहाँ मेंशन कर रखा है। चलिए हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं और अपने ये इस चैप्टर की बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में आप कैसे अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो, कैसे अपनी चीज़ों को नंबर ला सकते हो, तो ये चीज़ें करके अपना नंबर अच्छा स्कोर कर लो। और जो है वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दो बच्चा, मित्रों को भी बताओ, ताकि यार सभी लोग मिल बैठ के पढ़ो यार। सबके लिए है, एक क्लासेस हैं, सभी के लिए हैं, सभी के लिए यहाँ पे है। जो कंप्यूटर में वीक है, कंप्यूटर जो बेसिक से सीखना चाहता है, उसके लिए भी ये वीडियो बेसिक इसमें बताया गया। अभी तो बच्चा इस वीडियो सेक्शन में संभवतः बता दूं कि केवल यूनिट 1 ही कवर हो पाएगा। यूनिट 1 कवर कर लेते हैं हम लोग जो है, उसके बाद जो है अगले वीडियो में यूनिट 2 की बात करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कि ये कीबोर्ड देख रहे हो, ये कीबोर्ड है, माउस है, ये इनपुट डिवाइस है। 1 वे डायरेक्शन होता है, 2 वे नहीं है। इसको सिंप्लेक्स मेथड बोलते हैं। जैसे कि ये कीबोर्ड देख रहे हो मेरा बच्चे, हमने RGB कीबोर्ड है, इसके बाद RGB माउस है। तो ये क्वाटी कीपैड होते हैं और ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं। इसमें फंक्शन होती है, नेविगेशन की होती है। फंक्शन की जो F लिखा रहता है, F के साथ होती है, उसको फंक्शन की बोलते हैं। देन इसके बाद इसमें नेविगेशन बटन, ये जो देख रहे हो
ये जो कीबोर्ड में ये वाला देख रहे हो इसको नेविगेशन की बोलते हैं, इसको नंबर की बोलते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे ये क्वाटी कीबोर्ड के साथ है, इसे टॉगल की बोलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड सेक्शन भी है आपके चैप्टर में, कीबोर्ड सेक्शन भी है। कीबोर्ड सेक्शन में ब्रीफली डिफाइन किया जाएगा कौन सा क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं, उसको ब्रीफली कीबोर्ड वाले सेक्शन में हम जो है डिस्क्राइब करेंगे। तो चले आगे चले बच्चा। माउस जो होता है ऑप्टिकल होता है और कंट्रोल, ये देखो ये ये जो माउस देख रहे हो बच्चे, कहाँ गया माउस का, ये आगे चेंज हो गए, देखो ये माउस है। और इस माउस जो है माउस का आविष्कार किसने किया, ये चीज़ें आप कमेंट करके बताओ, माउस का आविष्कार किसने किया। नहीं तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में माउस के आविष्कारक के बारे में जानेंगे, माउस के बारे में और डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। लेकिन अभी आज के जो आपके लिए जो टास्क दिया गया है, आपको बताना है माउस का आविष्कारक कौन है। OCR क्या होता है बच्चा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो कि टेक्स्ट लिखे हो, जो यहाँ पे वर्ड लिखे हो, उसको जो है कन्वर्ट करना है हमें। स्कैनर की बात नहीं कर रहे हैं, स्कैनर नहीं है, उसको टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है। अभी क्या होता है बच्चा कि हम जो है फ़ोटो क्लिक करते हैं और गूगल लेंस का इस्तेमाल करके जो टेक्स्ट लिखे हैं उसको जो है जो हैंड राइटिंग लिखी गई है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सेम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसी पे काम करता है, जो लिखे गए टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है एडिटेबल टेक्स्ट में। तो अभी समझ लो कि ये जो गूगल लेंस बना है, कुछ इसी का इस्तेमाल करके, कुछ इसी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है, एक नया प्रोग्राम बनाया गया है जो कि ऐसे काम कर सकते हैं। ये सारे काम कैसे करते हैं आपको बता दें, ये सारे के जो प्रोग्राम बने हैं लगभग से पाइथन से बने हैं। पाइथन क्या काम करता है कि हार्डवेयर को जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग बना देता है, काफ़ी आसान कर देता है हार्डवेयर को आपको कंट्रोल करना। तो आगे अभी हम पाइथन पे कुछ प्रोग्राम बनाएंगे जिससे आप जो है कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर लो, कुछ बल्ब बना लो, कुछ जो है चीज़ें होल्ड कर लो। प्रैक्टिकल भी हम सीखेंगे, कुछ जो है प्रैक्टिकल ये चीज़ें हम बनाएंगे। बच्चा आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करो, उसके बाद हम जब प्रैक्टिकल सीखेंगे, गेम बनाना सीखेंगे, कैसे गेम बनाते हैं, कैसे ये चीज़ें करते हैं, कैसे हम जो है एग्ज़ाम पोर्टल बनाते हैं, सब सीखेंगे बच्चे। फिलहाल आप जो है अच्छा स्कोर करो, एग्ज़ाम क्लियर करके आओ और जो है फिर जुड़ जाओ हमारे साथ, कंटिन्यू बनाओ। हम जो है कुछ नया सीखेंगे। आप जो है अपने स्कूल में प्रोजेक्ट जमा करो और जो है काफ़ी और अच्छी चीज़ें सीखो, अपने से कुछ नया इन्वेंट करने की विचार करो। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े हम लोग। जो है OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है। जैसे कि हम लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और OMR सीट पे एग्ज़ाम देते हैं ना, उस एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए जो स्कैनर आता है उसको OMR रीडर बोलते हैं। वो जो है पूरे जो चीज़ें लिखी हैं, जो गोला हम लोग भरते हैं, जो एग्ज़ाम में फिल करते हैं, उन सबको वो रीड कर लेता है कि क्या आंसर सीट वगैरह क्या कैसे जाए। और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन चेक का नाम सुना है बच्चे? जब जो है आपके पिताजी, माताजी या फिर दादा लोग जो चेक देते हैं और जो है आपके पिताजी, आपके बड़े भाई जाके चेक को इशू कराते हैं, उसमें जो सिग्नेचर की जाती है उसको सिग्नेचर को मैच करने के लिए MICR का यूज़ किया जाता है। एक प्रकार का ये भी स्कैनर है जहाँ पे चेक रखे जाते हैं और चेक रखने के बाद जो है उसको चेक किया जाता है कि हाँ इसमें जो साइन है, जो चेक ओनर है उसी का है या फर्जी तो नहीं है। और ये MICR का इस्तेमाल सेम बैंक में, जैसे कि आपका खाता A बैंक में है और A बैंक में ही आप चेक लेके गए हो, तो वहाँ पे MICR का यूज़ नहीं होता है। वहाँ पे आपके जो सिग्नेचर हैं उस सिग्नेचर को डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर वगैरह पे देख के किया जाता है। लेकिन अगर किसी दूसरे बैंक में आपका खाता है, किसी दूसरे बैंक में चेक लगाते हैं, तो वहाँ पे MICR का इस्तेमाल करके चेक को क्लियर करने के लिए 2 से 3 दिनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये MICR का इस्तेमाल ऐसे जगह देखिए यूज इन बैंक चेक क्लियर करने के लिए किया जाता है। बायोमेट्रिक क्या है, जब बच्चे अपना राशन लेने जाते हो तो अंगूठा लगाते हो ना, तो वही है बायोमेट्रिक सेंसर। या फिर जो है आधार कार्ड बनवाने गए हो तो अपना अंगूठा लगाए हो, या फिर मम्मी पापा राशन लेने जाते हैं, कोऑपरेटिव पे जाते हैं तो अंगूठा लगा के लेते हैं, तो वो फिंगरप्रिंट सेंसर। या फिर तुम मोबाइल ही ओपन करते हो भाई बच्चे, मोबाइल ही ओपन करते हो, जैसे मोबाइल में देखो मेरे साइड में है, मैं ऐसे करता हूँ मोबाइल खुल जाता है, तो वो बायोमेट्रिक सेंसर है, फिंगरप्रिंट सेंसर। या फिर आप जो है स्कैनर वगैरह का ये बायोमेट्रिक सेंसर है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ये सारी इनपुट डिवाइसेज हैं। आउटपुट डिवाइस में ये जो डिस्प्ले देख रहे हो,
ये जो डिस्प्ले है ये आउटपुट डिवाइस है, ये जो डिस्प्ले है ये एक आउटपुट डिवाइस है। ये देखो और ये आउटपुट डिवाइस है। अगर टच स्क्रीन होता तो इनपुट डिवाइस भी हो जाती है। ये जैसे कि जिस पे रिकॉर्ड हो रहा है वो इनपुट डिवाइस भी है। तो ये आउटपुट डिवाइस है और ये डिजिटल फॉर्मेट में है, ये डिजिटल फॉर्मेट में डेटा देती है। अगर तुम प्रिंटेड कोई फॉर्मेट लेते हो तो वो प्रिंटेड है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेज है। प्लॉटर बड़े बड़े जो बैनर छपते हैं, जैसे कोई आपके शहर में कोई नेता आता है, कोई सेलिब्रिटी आता है, तो वहाँ जो उनकी होर्डिंग लगती है तो वो जो जिस प्रिंटर से छपता है उस प्रिंटर को प्लॉटर कहते हैं। यूज़ टू प्रिंट लार्ज वेक्टर ग्राफिक्स, मैप्स, ब्लूप्रिंट, ये चीज़ें वहाँ पे जैसे बताया ना अभी कि बड़े बड़े बैनर, पोस्टर ये जो छपते हैं, जो प्रिंट होते हैं वो किससे प्रिंट होते हैं? प्लॉटर से होते हैं। तो बच्चे अब देखो आपके हमने थ्योरेटिकल सेक्शन हो गया है। अब कुछ सवाल अगर आपके आते हैं एग्ज़ाम में, कुछ सवाल है, देखो यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमने मेंशन किया है कि अगर 20 सवाल आते हैं तो इन सवालों को कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे कि आपको अच्छा स्कोर कर पाओ। तो ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और क्या चीज़ें यहाँ पे मान लो आ गया गीगो लिखने के लिए। गीगो का फुल फॉर्म अगर बच्चे जानते हो तो वही बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसी से तुम लिख सकते हो गीगो के बारे में। गीगो क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट लिखना है। गीगो प्रिंसिपल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर एक्यूरेसी। गीगो होता है, गीगो स्टैंड फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट। अभी बताया ना बच्चे कि अगर तुम जो है कोई इनपुट गलत इनपुट देते हो तो कंप्यूटर ऑलवेज गलत आउटपुट ही देता है। द प्रिंसिपल स्टार्ट दैट इफ़ यू इनपुट इनकरेक्ट और पुअर क्वालिटी डेटा, इन सभी को मिला के गार्बेज बोला। जैसे कि हमने गार्बेज इनपुट दिया, देखो द कंप्यूटर स्टार्ट दैट इफ़ वी इनपुट incorrect or poor quality data garbage into a computer, the output will also be incorrect and meaningless garbage। तो यही है पहली लाइन में इसका मेन मतलब आ चुका है। तो कंप्यूटर प्रोसेस डेटा विथ 99.9999 100% नहीं होता है, 99.9999 इसको 99 इनफाइनाइट टाइम ले जाओगे उतने तक एक्यूरेट है, लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं है। एरर दे देगा, आप तुम कोई गलती दे दोगे तो एरर देगा, बट दे कैन नॉट वेरीफाई इफ़ इनपुट डेटा इज़ करेक्ट और नॉट। कंप्यूटर कभी भी वेरीफाई नहीं करता कि जो तुम दे रहे हो वो जो करेक्ट है या नहीं। शिवम दरवाज़ा बंद कर दो। ठीक है, करेक्ट और नॉट ये चीज़ें हैं। अगर अब जो है जो नया एआई आ रहा है, नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, एआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ों को इन्हेंस किया जा रहा है। कंप्यूटर थॉट लगा सकते हैं, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम थॉट लगा सकते हैं, जो तुम इनपुट दे रहे हो करेक्ट दे रहे हो। तो ये चीज़ें फ्यूचर में जो है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएंगे जो कि एआई बेस्ड होंगे, तो उसके लिए हम फ्यूचर में बात करेंगे। फिर आपके एग्ज़ाम में आते हैं बच्चे तो ये लिख देना, जैसे कि गार्बेज इन गार्बेज आउट ये एक्सप्रेस कर देना। द प्रिंसिपल स्टार्ट दैट इफ़ यू इनकरेक्ट और पुअर क्वालिटी डेटा गार्बेज इनटू कंप्यूटर द आउटपुट विल बी आल्सो इनकरेक्ट और मीनिंगलेस। एंड अगला पॉइंट लिख देना, कंप्यूटर प्रोसेस डेटा 99.9 एक्यूरेसी बट इफ दे कैन नॉट वेरीफाई इफ इनपुट डेटा इज करेक्ट और इनकरेक्ट। देन इसके बाद ये यहाँ पे मेंशन करता है कंप्यूटर सिंपली फॉलो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन विदाउट क्वेश्चन दैट क्वालिटी ऑफ इनपुट। इसके बाद कोई एग्जांपल है यहाँ पे, अगर हम जो है एडिशन चाहते हैं, 50 + 30 का एडिशन चाहते हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो 50 + 20 नहीं लिखेंगे, 50 + 30 ही लिखेंगे, तब जाके हमें 70 मिलेगा। अगर 50 + 20 लिखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो 50 + 30 लिखेंगे 80 मिल जाएगा। अगर 50 + 20 लिखेंगे तभी हमको 70 मिलेगा। तो ये चीज़ें गार्बेज, जब तक हम जो है करेक्ट इनपुट नहीं देंगे और कंप्यूटर हमको करेक्ट इनपुट नहीं देगा। यही है गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब है। कंक्लूजन अगर लिखते हो तो और ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा और अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो। वाइल कंप्यूटर हैव करेक्टराइज एक्यूरेसी दे हैव 100% डिपेंडेंस ऑफ द करेक्ट ह्यूमन इनपुट। ये पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं ह्यूमन के इनपुट पे। जो जैसा हम इनपुट देंगे वैसा ही कंप्यूटर आउटपुट देगा। मीनिंग यही है, जैसा हम इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट देगा। तो ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें ब्लैंक चीज़ बना सकते हो कि अगर हम करेक्ट इनपुट देंगे तो कंप्यूटर कुछ जानता नहीं है और करेक्ट आउटपुट देगा। अगर हम रॉन्ग इनपुट देंगे तो कंप्यूटर भी हमें रॉन्ग आउटपुट देगा। अब देखो इसके बाद डिफरेंस आ चुका है, रैम रोम के बारे में डिफरेंस लिखने का आ गया। रैम क्या है, रोम क्या है, तो ये दोनों प्राइमरी मेमोरी हैं और जो है
किस तरह से जो है काम करती हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये बच्चे आ सकते हैं एग्ज़ाम में आपके। तो कुछ जो है इनपुट आप कुछ लिख सकते हो। पहला इनपुट ये पहला डिफरेंशियल लिख सकते हो कि रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कहीं से भी किसी मेमोरी को स्टोर एक्सेस कर सकते हैं। और ये वोलेटाइल होता है, डेटा लॉस हो जाता है पावर ऑफ होने पे। और रोम में जाओगे तो रोम का फुल फॉर्म लिख सकते हो, रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डेटा है उसको केवल रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता है। परमानेंट में स्टोरेज है, नॉन वोलेटाइल है, डॉट डेटा रिमेन्स परमानेंट। तो ये चीज़ें लिख के एक पॉइंट ये बना सकते हो। अगला पॉइंट लिख सकते हो, रीड एंड राइट बोथ पॉसिबल। रैम में क्या होता है, रीड एंड राइट दोनों पॉसिबल होता है। डेटा को रीड इनपुट भी कर सकते हो डेटा से, डेटा उसमें से फैच भी कर सकते हो, डेटा इरेज भी कर सकते हो। लेकिन रोम में क्या होता है, डेटा एक बार पढ़ गया तो वो परमानेंट हो जाता है और जो है इरेज नहीं होता है। मेंशन है ना यहाँ पे ओनली रीड ऑपरेशन पॉसिबल। यानी स्पीड की बात करें कि जो रैम की स्पीड होती है फास्टर होती है 50 से 100 नैनो सेकेंड। और ये रोम क्या होता है, स्लोअर देन होता है रैम से। ये पॉइंट बच्चे कोई नहीं बताएगा आपको, कहीं नहीं ये पॉइंट आपको मेंशन मिलता है कि रैम फास्टर होता है, रोम स्लोअर होता है। तो ये चीज़ें कहीं मेंशन नहीं की। ये लिखते हुए बच्चे एग्ज़ाम में तो अच्छा स्कोर कर पाओगे, बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे ये चीज़ें लिखने पे। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, स्टोरेज रनिंग प्रोग्राम एंड डेटा टेम्पररी, ये चीज़ें मेंशन करते हो तो प्लस पॉइंट जाता है। देन ये रोम में क्या आता है, बायोस स्टोर होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर होता है, परमानेंट स्टोर करता है। देन कैपेसिटी की बात करें कि बच्चे जो रैम होता है वो 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB के फॉर्मेट में आता है। और वहीं रोम क्या होता है, फ्यू MBs होता है, जैसे 4 MB 16 MB। इसमें हम बायोस इंस्टॉल करते हैं, जो कंप्यूटर को ऑन करने वाला हमारा फंक्शन होता है। जब हम ये पावर बटन ऑन करते हैं, यहाँ पे ये जो पावर बटन देख रहे हो बच्चे, जब इसको ऑन करते हैं तो कंप्यूटर जो है नाम लिखता है, किस कंपनी का नाम है, कैसे ये किस कंपनी का, तो वो जो होता है वो बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वहीं प्रोग्राम को रन कराता है। कंप्यूटर ऑन कैसे होता है, जब मैं पावर बटन ऑन करता हूँ कंप्यूटर क्या काम करता है, बायोस रन करता है। और बायोस रन करता है और सभी कंपोनेंट को चेक करता है कि कीबोर्ड सही से लगा है कि नहीं लगा है, उसमें माउस लगा है कि नहीं लगा है, उसमें रैम लगा है कि नहीं लगा है, सब कुछ चेक करता है। और इस चेकिंग को बोलते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं। कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं लैपटॉप कंप्यूटर को, तो पहले सभी कंपोनेंट को चेक करता है, सारे कंपोनेंट प्रॉपर लगे हैं कि नहीं लगे हैं सीपीयू से। अगर कंप्यूटर ऑन करते हो कीबोर्ड नहीं लगा है, माउस नहीं लगा है, तो एरर जनरेट होता है। एरर आता है ना कि इसमें कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं है, तो कंप्यूटर क्या काम करता है, सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, पोस्ट करता है, ताकि वो चेक करे कि जितने कंपोनेंट लगे हैं वो प्रॉपर जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। अगर जुड़े रहते हैं तो आगे ये कंप्यूटर ऑन हो जाता है और वर्क करने लगता है। तुम्हारा विंडोज़ आ जाता है, विंडोज़ लोड होने लगता है। तो जो विंडोज़ को लोड करने वाला कमांड होता है और बायोस के पास होता है, बायोस जो एक्टिवेट करता है। और जो है जहाँ भी तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है, चाहे SSD में है, HDD में है, जहाँ भी है उसको वो क्लिक करता है, बायोस क्लिक करके रोम ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड कर देता है। रैम में लोड हो जाने के बाद फिर सारा कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेता है, सब कुछ कंट्रोल उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, अगले चल रहे हैं बच्चे। कैपेसिटी हो गई है, 8 GB होती है, 16 GB होती है, 32 GB होती है, 64 GB होती है, 128 GB होती है। ये चीज़ें मेंशन करोगे तो बहुत ही अच्छी पॉइंट रहेगी। कॉस्ट क्या होती है, ये मोर एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सस्ता होता है। इसमें एग्जांपल की बात की DDR4 DDR5 रैम चिप और यहाँ बायोस चिप ऑन मदरबोर्ड में होते हैं। चलिए कुछ चीज़ें को मैं ऐसे भी मेंशन कर सकते हो कि ये हमने मेंशन कर दिया है। रैम में वोलेटाइल होता है, रीड प्लस राइट होते हैं, टेम्परेरी 16 से 128 GB तक, फास्ट होती है 50 नैनो सेकेंड। और रोम में क्या है, नॉन वोलेटाइल, रीड ओनली, परमानेंट, 4 से 16 MB और स्लोअर होती है। तो बच्चे हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर तीसरा क्वेश्चन आता है कि डिस्कस करो कंप्यूटर का CPU इनसाइड जो होता है कंट्रोल यूनिट, उसको के बारे में डिस्कस करो, उसके बारे में बताओ, उसके बारे में क्या चीज़ें
क्या जानते हो? तो ये प्राइमरी इंस्ट्रक्शन क्या काम करता है? इंस्ट्रक्शन फैच एंड डिकोड का काम करता है। क्या काम करता है? सीयू देखो यहाँ चीज़ें कुछ पॉइंट यहाँ मेंशन की गई 5 नंबर के लिए। अगर इतना लंबा लिखते हो तो ये 5 नंबर के लिए काफ़ी इनफ है और जो है स्कोरिंग अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिटेल में आंसर के लिए कंट्रोल यूनिट इज वन ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट्स सीपीयू दैट एक्ट एज द ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। ये चीज़ें मेंशन करते हो, जैसे शुरुआत में ही बताया ना, सीयू क्या काम करता है? ट्रैफिक मेंटेन करता है। जो ट्रैफिक आ रही है, इनपुट ट्रैफिक आ रही है चाहे आउटपुट ट्रैफिक आ रही है, तो किस तरह से आ रही है, उसको कैसे मेंटेन करें, कंप्यूटर कैसे मेंटेन करता है। और ये मेंटेन का काम करता है कंप्यूटर का सीयू। कंट्रोल यूनिट मेंटेनेंस का काम करता है, मेंटेन करता है सीयू। चलो बच्चे आगे चल रहे हैं, अगले फंक्शन की तरफ चल रहे हैं। प्राइमरी फंक्शन देखते हैं। हमारे 1 घंटे के आसपास हो चुके हैं बच्चे, और वीडियो को लाइक नहीं की हो, लाइक कर डालो और अपने मित्रों के साथ शेयर को। इतने डिटेल्ड में बच्चे बता दूं कि कोई भी नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा। सब जो है डिटेल में नहीं बताएंगे, और चीज़ें आगे चल के हम जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेंगे, कैसे हम जो है इन चीज़ों को इन्वेंट करें, कैसे ये चीज़ें बनाएं, कैसे बनी हैं, आखिर बनी कैसे हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगी है, कैसे इस्तेमाल हुई है। बच्चे सीख जाओगे आप भी, और हम गेम भी बनाना सीखेंगे, और भी चीज़ें हम जो है एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल बनाना सीखेंगे। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल है, सब कुछ सीखेंगे बच्चे। बस कंटिन्यूटी बनाए रहना हमारे साथ और जुड़े रहना। चलिए ये चीज़ें हम देख के वीडियो को एंड करेंगे, और जो है हम भी खाना पीना खाएंगे, भूख लगा हुआ है। यहाँ पे इलाहाबाद में मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ, इलाहाबाद में हूँ। चलिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अगला इंस्ट्रक्शन फैच डिकोड। ये कंप्यूटर का ऐसा सीयू है, ये काम करता है इंस्ट्रक्शन को फैच और डिकोड करने का। फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी रैम 1 by 1। ये डिकोड द इंस्ट्रक्शन, अंडरस्टैंड व्हाट ऑपरेशन नीड टू बी परफॉर्म। एग्जाम्पल ऐड करना है हमको, और 5+3 इंस्ट्रक्शन इज भी डिकोडेड। ये चीज़ें इंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो, कंट्रोल यूनिट के इंस्ट्रक्शन में ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो। इसके बाद कंट्रोल सिग्नल जनरेशन के बारे में लिख सकते हो। जनरेशन टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल फॉर ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट। सेंड सिग्नल AU मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। कोऑर्डिनेट द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन। ये चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, और जो है स्क्रीनशॉट लेके लिख डालो, ये पॉइंट बना डालो, क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है, क्या चीज़ें ये सवाल आते हैं तो कैसे लिखना है। डाटा फ्लो मैनेजमेंट का काम करता है सीयू। कंट्रोल द फ्लो डेटा बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी एंड IO डिवाइसेज। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज की बात करें, IO का मतलब इनपुट डिवाइसेज है, जैसे कि CPU हो गया, माउस हो गया, इसके बाद प्रिंटर हो गया। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। डायरेक्ट डेटा from input and input device to memory. Send processed result from ALU to output device। ठीक है बच्चे, अगला है इंस्ट्रक्शन डिकोड कोऑर्डिनेशन। द टेल द ALU विथ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म इंक्लूड रजिस्टर स्टोर। ये चीज़ें मेंशन कर दोगे, वो काफ़ी अच्छे पॉइंट पा जाओगे, काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाओगे। प्रोग्राम काउंटर मैनेजमेंट, ये चीज़ें सीयू के बारे में ये डिटेल्ड में है। ये स्क्रीनशॉट ले लो और जो है नोट्स बना डालो। और चीज़ें जैसे मैंने बताया नहीं कि ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है, इंस्ट्रक्शन को फैच डिकोड का काम करता है, कंट्रोल सिग्नल जनरेशन का काम करता है, डेटा फ्लो मैनेजमेंट का काम, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का काम जो ये काम कर रहा है। माउस, जो भी ट्रैफिक आ रही है, जो माउस काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्लिक हो रहा है तो क्या एक्शन परफॉर्म हो, ये इसको लिए ये एक्शन दो। तो ये सारी चीज़ें जो है, जितने भी ट्रैफिक आ रही हैं कंप्यूटर के अंदर, सब कुछ मैनेज कर रहा है सीयू। तो ये जो है देखो कंट्रोल, ये चीज़ें बना सकते हो। मेमोरी को मैनेज कर रहा है, इनपुट आउटपुट को मैनेज कर रहा है, ALU को मैनेज कर रहा है, रजिस्टर को मैनेज कर रहा है, CPU का कंट्रोल यूनिट सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। इसी वजह से इसका नाम सीयू है। Why secondary storage necessary if we already have RAM? देखो रैम क्या होता है बच्चे, रैम होता है टेम्परेरी स्टोरेज, और इसी वजह से हमें सेकेंडरी स्टोरेज की नीड पड़ती है। हम जो है कोई भी चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम परमानेंट स्टोर करेंगे ताकि जो है वो लोड हो सके। ऐसा नहीं है कि हम जो है रैम में ही ला के जो है इसको स्टोर करें। रैम तो हमारा परमानेंट स्टोरेज नहीं है, इसकी वजह से हमें सेकेंडरी स्टोरेज की नीड पड़ी। इसी को डिस्क्राइब करना है कि हमें जो है परमानेंट स्टोरेज क्यों नीड पड़ी, क्यों ज़रूरत है। देखो इवन थ्रो रैम इज़ फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज HDD हार्ड डिस्क ड्राइव SSD इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉलोइंग रीज़न। किन रीज़न की? मेजर रीज़न देखो, वोलेटाइल प्रॉब्लम है, कैपेसिटी लिमिटेशन है, कॉस्ट फैक्टर है,
इसका परमानेंट स्टोरेज नीड है, बूट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, रीड राइट एनालॉजी के लिए। तो ये चीज़ें अगर 5 नंबर में आता है, चीज़ों को मेंशन करते हो बच्चे, तो अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छी चीज़ें आप जो है मेंशन कर सकते हो। तो लगता है कि अब हम जो है वीडियो को बस इतना ही करते हैं, ये चीज़ें स्कोर कर लेते हो। 4 सवाल हैं, 4 सवालों को जो है तुम मेंशन कर लो। आगे जो है हम डिस्कस करेंगे, इस पे आगे चलेंगे और आगे भी हम जो है एक-एक करके जो है हम चीज़ों को सीखेंगे, चीज़ों को जानेंगे। तो बस बच्चे इस वीडियो के लिए बस इतना ही करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल के बारे में चैनल खोल के दिखा दे रहे हैं, कैसे चैनल पे आते हैं, चैनल में क्या कुछ जो है हम चीज़ें स्टार्ट किए हैं। अगर आपके घर में कोई तैयारी कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, तो उसके लिए भी है जो है ये चैनल है। देखो कंप्यूटर ऑपरेटर की वीडियो इसमें आ रही है, कंप्यूटर साइंस से संबंधित सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी के साथ कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, प्रोग्रामिंग के लिए तो चीज़ें हैं। तो प्रोग्रामिंग भी हम सीखेंगे, इन चीज़ों को बनाना सीखेंगे, कैसे बने हैं, गेम कैसे बनाना है, गेम बना के सीखेंगे, गेम बनाना सीखेंगे, ताकि आप जो है अपना गेम बनाओ और जो है अपने दोस्तों के साथ खेलो। और भी चीज़ें यहाँ पे हम जो है सीखेंगे। चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही बच्चे, मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में। हमें इजाज़त जो मिलेंगे अगले वीडियो में।